हेलो एवरीवन। आज का एनिमे काफी कमाल का होने वाला है, जिसमें आपको रीइंकार्नेशन, एडवेंचर, फैंटेसी ये सब मिलेगा। तो चलिए जल्दी से इस एनिमे को एक्सप्लोर किया जाए। इस एनिमेशन की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को अपने जूनियर हाई स्कूल की मेमोरीज को याद करते हुए देखते हैं कि कैसे लोग उसको तंग, परेशान, बुली किया करते थे और वो अपनी जिंदगी इस समय जिए जा रहा है बिना किसी मकसद के। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के फोन से बड़ी तगड़ी वाली लाइट निकलती है जो डायरेक्ट उसके फेस पे जाती है, और जब हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है तो वो अपने सामने इस गॉडेस को पाता है और ये गॉडेस इसे कांग्रेट्स करती है क्योंकि ये बंदा जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है ये सेलेक्ट किया है रीइंकार्नेशन के लिए। और अब जाकर कहीं हमारे मेन कैरेक्टर को समझ आता है कि इसकी तो मौत हो चुकी है। तभी वो गॉडेस हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि अब तुम जिस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होने वाले हो वो दुनिया मैजिकल वर्ल्ड से भरी है, तो इसीलिए तुम्हारे सर्वाइवल के लिए ही मैं तुम्हें ओवरपावर्ड स्किल देती हूँ ताकि तुम उस दुनिया में सर्वाइव कर पाओ। और अगले ही पल हमारा मेन कैरेक्टर एक बॉडी में रीइंकार्नेट होता है। देखो कितना क्यूट बच्चा है। और हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का फादर वहाँ का किंग है। किंग उस बच्चे को देख के कहता है ये तो मेरा ही बच्चा है क्योंकि इसके चेस्ट पे रॉयल्टी का निशान है। अब ये किंग अपने बेटे की पावर लेवल चेक करने लगता है। ये सोचता है इसके हिसाब से 40 से 50 के बीच में तो होगा ही, पर ये क्या, रिजल्ट देख के तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बेटे का पावर लेवल सिर्फ 2 होता है। किंग को अब विश्वास नहीं होता कि मेरा और फ्लैश प्रिंसेस का बेटा इतना कमजोर कैसे हो सकता है। तभी किंग और क्वीन आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सबको ये बोलेंगे कि उनका बच्चा पैदा होते ही मर गया। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या बला है, क्या बला है, ऐसे ही माँ बाप मिलने थे तो फिर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। किंग अब एक वुमेन को ऑर्डर देता है कि जाओ और इस बच्चे को जंगल में छोड़ के आओ। और अगले ही सीन में हम उस गॉडेस को देखते हैं जो कि जन्म से पहले हमारे मेन कैरेक्टर से मिली थी। और ये गॉडेस अब बात करती है इससे कि अभी अभी जिस बच्चे को रीइंकार्नेट किया उसे ओवर पावर्ड स्किल दी थी, पर उसे एलिमिनेट मैजिक तो देना ही भूल गई। इन लोगों के डिवाइस ने सही से उसकी पावर को मेजर ही नहीं किया। ये गॉडेस बताती है कि मैंने उसका पावर लेवल 1002 रखा है और उनकी दुनिया का गैजेट सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही मेजर करता है। और अब अगले सीन में हम हमारे मेन कैरेक्टर को जंगलों में देखते हैं। ये बच्चा खड़े होने की कोशिश करता है पर बच्चा होने के कारण ये खड़ा नहीं हो पाता। तभी इस बच्चे के दिमाग की घंटी बजती है। ये याद करता है कि वो लोग कुछ ऐसे बात कर रहे थे कि ये बच्चा बैरियर मैजिक तो यूज कर ही सकता है। और तभी ये बच्चा अब बैरियर मैजिक यूज करने लगता है। अब ये अलग अलग बैरियर मैजिक की शेप बनाने लगता है और ये बच्चा आपस में ही खेलने लगता है उन शेप्स के साथ। तभी हम देखते हैं अचानक से एक बहुत बड़ी वुल्फ उस बच्चे पे अटैक कर देती है, पर उस बच्चे के चारों ओर बैरियर होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। पर अब हमारे मेन कैरेक्टर को काफी गुस्सा आ चुका था। ये छोटे छोटे क्यूब से उस वुल्फ पे अटैक करता है सिर्फ वुल्फ को खुद से दूर रखने के लिए, पर वो नोटिस करता है इससे तो वुल्फ को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इस पे कुछ बड़ा प्रहार करना चाहिए, कोई बड़ा हथियार। और अब ये नवजात बच्चा एक बड़ी सी चट्टान लेकर पहुंच जाता है। ये देख के ये लंबी चौड़ी वुल्फ ही घबरा जाती है और ये हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सरेंडर कर देती है। वुल्फ को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। वुल्फ बताती है कि मैं तुम्हें बस खाना चाहती थी ताकि मैं अपने माना को रिकवर कर सकूं, पर मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतने ताकतवर होगे। अब ये शब्द सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को भी बोलने की तलब उठती है। ये बोलना चाहता है पर बच्चा होने के कारण ये बोल नहीं पाता। पर ये बंदा तो पैदाइशी जीनियस है। ये क्या करता है, ये एक मैजिक क्यूब को अपने गले में अटका के बोलने की कोशिश करता है और अब ये साफ साफ बोलने भी लगता है। और ये पहला शब्द बोलता है, हेलो माई नेम इज हरूटो। मेरा जन्म एक किंगडम में हुआ था, राजमहल में, पर पावर लेवल कम होने की वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे इस जंगल में फेंकवा दिया और बस यही मेरी दर्द भरी कहानी है। ये वुल्फ कहती है तुम्हारा पावर लेवल इतना ज्यादा है, कहीं तुम डीमन किंग के रिकार्नेशन तो नहीं हो। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं अपनी पिछली लाइफ में कितना बड़ा लूजर था। अब ये बंदा बोलता है हाँ मैं डीमन किंग का ही रिकार्नेशन तो हूँ। वुल्फ कहती है ओ तभी तो तुम इतने ताकतवर हो।
और अब तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। हरुटो कहता है जब तक तुम मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाओ मैं भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो वुल्फ कहती है कि आपका दिल कितना बड़ा है। हरुटो अब वहां से जाने लगता है तो वो वुल्फ उसे रोकती है और कहती है तुमने उसकी जान को बख्शा है और उसे एक नया नाम दिया है फ्ले, तो अब वो जिंदगी भर उसकी सेवा करेगी और उसे अपना मास्टर मानती है। हरुटो कहता है अरे मैंने तुमसे कोई कनेक्शन बनाने के लिए तुमको नाम नहीं दिया था। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर सीधे आसमान से जमीन पे गिर जाता है। फ्ले कहती है मास्टर आपको क्या हुआ? हरुटो कहता है मैं तो एक बेबी हूँ, मुझे दूध चाहिए। तभी हम देखते हैं फ्ले अपने आप को एक सुंदर सी लड़की में बदल लेती है। वो देखती है वो नेक्ड है तो वो मैजिक से अपने लिए कपड़े भी क्रिएट कर लेती है। फ्ले कहती है माफ करना मास्टर, पर मैं मिल्क को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तभी उन्हें अचानक से महसूस होता है कि उनके आसपास कोई आ रहा है। फ्ले कहती है लॉर्ड हरुटो मैं उसको जान से मार दूंगी। हरुटो कहता है पहले उससे बातचीत तो करो और फिर पता लगाओ कि उसके यहाँ पे आने का मकसद क्या है। और इसके बाद हरुटो 2 बैरियर क्रिएट करता है और उनको आपस में जोड़ देता है जिसकी मदद से ये एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेशन बना सकते हैं। अब फ्ले उस आदमी के पास जाती है। वो आदमी बताता है वो यहाँ पे उस बेबी के लिए आया है। फ्ले कहती है नहीं, वो उसको यहाँ से नहीं ले जाने देगी। वो आदमी उसे रोकने की वजह पूछता है तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हक है जो तुम मुझे रोक रही हो? फ्ले कहती है ये मेरे अभी अभी मास्टर बने हैं और वो मुझे बिलोंग करते हैं। वो आदमी कहता है ये मेरे रिलेटिव का बेटा है, उन्होंने इसे अबंडन कर दिया क्योंकि इसका पावर लेवल कम था। फ्ले कहते हैं तुम मानव जात भी कितने गिरे हुए हो, एक अबंडन करी हुई चीज वापस लेने आए हो। आदमी कहता है देखो मुझे मालूम है कि ये बच्चा भूखा है और इसीलिए ही मैं इसके लिए दूध लेकर आया हूँ। हरुटो कहता है फ्ले उसके बारे में ज्यादा सोचो मत और उसे दूध ले लो। आदमी भी कहता है कि हाँ ले लो, वैसे भी ये ब्रेस्ट मिल्क है। अब ये ना जाने ये कहाँ से लाए, पर फ्ले को लगता है कि वो उसके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। फ्ले कहती है तुम इस लड़के के पीछे क्यों पड़े हो? तो वो आदमी अब फ्ले को एक स्टोरी सुनाता है कि एक बार उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी पर बदकिस्मती से उनका बच्चा नहीं हो पाया और इस बच्चे को सिर्फ इसकी पावर लेवल कम होने की वजह से अबंडन किया गया है। पर मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को इस दुनिया में जीने का हक है। ये सुन के फ्ले थोड़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो आदमी कहता है कि चलो, ये आदमी कहता है चलो ये तुम्हारा मास्टर है तो मैं तुमको इसका पर्सनल अटेंडेंट बना देता हूँ। और फ्ले भी इस डील को मान जाती है। फिर उसके बाद वो आदमी अब उस टोकरी पे ब्लड गिरा देता है और उस टोकरी को तोड़ देता है ताकि देखने से ऐसा लगे कि अब हरुटो की मौत हो चुकी है। और उसके बाद फ्ले और हरुटो उस आदमी के साथ चले जाते हैं और फिर कहानी में हम अब 9 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हरुटो अब उस आदमी के साथ रहता है। मार्ग्रेव गोल्ड वो उस आदमी को अपना डैड बुलाता है और वहाँ पे उसकी मॉम और छोटी बहन भी होती है। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि उसकी छोटी बहन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इसी वजह से हरुटो भी थोड़ा दुखी रहता है। लेकिन हरुटो की बहन फ्ले को काफी ज्यादा पसंद करती है, इस वजह से हरुटो को थोड़ी जेलसी भी होती है। इसकी बहन का नाम है शार्लेट। शार्लेट फ्ले से कहती है क्या तुम आज भी मेरे साथ फ्ले खेलोगी? फ्ले मना कर देती है पर हरुटो कहता है नहीं, तुम्हें शार्लेट के साथ खेलना चाहिए। फिर शार्लेट और फ्ले गार्डन में खेलने लगते हैं और हरुटो उन दोनों को विंडो से देख रहा होता है। तभी हरुटो के पास उसकी मॉम आती हैं। उसकी मॉम कहते हैं कि हरुटो तुम चिंता मत करो, शायद वो तुम्हारे आसपास थोड़ा साय फील करती होगी। वो सोचता है कहीं शार्लेट को ऐसा पता तो नहीं चल गया कि वो 30 साल का बूढ़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर हरुटो अब थोड़ा दुखी हो जाता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम उदास मत हो, तुम उसके लिए कुछ अच्छा करो, फिर क्या पता वो तुम्हें पसंद करने लग जाए। हरुटो अपनी मॉम की एडवाइस सुनता है और फिर हम देखते हैं कि अगले पल वो अपने बेड पे सोया होता है। असल में ये सोया भी नहीं था, ये बस सोच रहा था कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, नहीं तो ये लोग इससे बहुत कुछ करवाने वाले हैं। पर अगर वो यहाँ से जाता है तो उसके साथ फ्ले भी आएगी जिसकी वजह से शार्लेट अब उससे और ज्यादा नफरत करने लगेगी। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने लगभग 9 साल में अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी भी तैयार कर ली है और इसका यूज ये तब करेगा जब ये यहाँ से इन सबको छोड़ के जाएगा। पर ये सोचता है कि इसको तो अब फ्ले की भी एक कॉपी बनानी होगी और इस सब से हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग खराब हो जाता है। तभी हरुटो के डैड उसको गार्डन में बुलाते हैं और उसको बताते हैं कि देखो तुम्हारा माना लेवल तो काफी कम है तो इसलिए तुम्हें स्वॉर्ड फाइटिंग सीखनी चाहिए और साथ ही वो स्किल्स भी जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। हरुटो बताता है मुझे तो एंशिएंट मैजिक में इंटरेस्ट है। ये सुन के उसके डैड काफी खुश हो जाते हैं। उसके डैड कहते हैं चलो तुमने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। हरुटो कहता है डैड मैं अपने रूम में जा रहा हूँ।
हरुटो के डैड कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तलवारबाजी की भी स्किल होगी, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा। हरुटो तलवारबाजी कर ही रहा होता है, लेकिन साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि वो अपने डैड को तो कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि वो एक सीजन्ड वॉरियर हैं जिन्हें अर्थ सैटरिंग वॉर हैमर के नाम से जाना जाता है। तो हरुटो अब अपने आसपास प्रोटेक्शन के लिए और अपनी स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए एक बैरियर क्रिएट कर लेता है और अब वो अपने डैड के ऊपर अटैक करता है, पर वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उसके डैड उसके अटैक को डोज करते हैं और उसकी तलवार दूर कहीं जाकर टूटी हुई पड़ती है। हरुटो सोचता है ये क्या, मैं स्वॉर्ड पे बैरियर लगाना तो भूल ही गया। पर हरुटो के डैड शॉक रह जाते हैं कि अभी अभी क्या हुआ। उसके डैड कहते हैं अब तुम पर मैं अटैक करूंगा। अब उसके डैड अटैक करते हैं तो बचने के लिए हरुटो हवा में उड़ जाता है एक जंप मार के। वो कहता है देखो मैंने पावरफुल अटैक को डोज किया। ये सुन के उसके डैड भी खुश होते हैं और इन दोनों की फाइट उसकी बहन शार्लेट भी देख रही होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हरुटो की मॉम मार्ग्रेव गोल्ड से कहती है कि आप इस समय काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। हरुटो के डैड बताते हैं हाँ आजकल मैं उसको तलवारबाजी सिखा रहा हूँ। हरुटो के डैड बताते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो एक डीमन है। जैसा कि बताया जाता है कि रॉयल फैमिली का डीमन के साथ इन्वॉल्वमेंट है, पर आज के टाइम पे ऐसा होना थोड़ा इम्पॉसिबल है। हरुटो की मॉम कहती है कि हमारा बच्चा डीमन कैसे हो सकता है, उसके सर पे तो सींग भी नहीं है। हरुटो के डैड बताते हैं कि उस रॉयलिटी के निशान में ही कुछ गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से फ्ले जैसी डीमन इनको प्रोटेक्ट करती हैं। हरुटो की मॉम अब काफी ज्यादा दुखी हो जाती हैं। हरुटो के डैड उनको संभालते हैं और बताते हैं कि नहीं हमारा बच्चा डीमन नहीं हो सकता, तुम चिंता मत करो, वो उसको एक अच्छी जिंदगी देंगे। और ये सब उसकी बहन भी सुन रही होती है। वो भी कहती है कि हाँ मेरा भाई डीमन नहीं हो सकता। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हरुटो बेड पे आराम से चिल मोड पे लेटा हुआ होता है। उसको किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि आजकल उसके डैड भी स्वॉर्ड लेसन्स नहीं ले रहे। तभी अचानक से जोर जोर से नीचे से आवाजें आती हैं। हरुटो देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग घायल पड़े हैं। वो नीचे आके अपने डैड से पूछता है कि ये सब क्या है। उसके डैड कहते हैं कि ये सबसे तुमको दूर रखा गया, तुम्हें नहीं बताया गया, पर हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चोरियां हो रही हैं। जैसे ही हम लोगों को उनका बेस पता चलता है हम उनके ऊपर हमला करने जाते हैं, पर हम लोगों पर पीछे से ही हमला हो गया। हम लोगों ने बहुत तैयारियां कर रखी थी, पर मैंने किसी का प्राइजनर नहीं चुराया। हरुटो तुम्हारी एज अभी काफी छोटी है, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए, तुम अपने कमरे में जाओ। और फ्ले यहाँ पे इनका मजाक उड़ा रही होती है हरुटो के डैड और उनके सिपाहियों का कि ये सब कुछ गुंडों से हार गए। हरुटो फ्ले को उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है, और फ्ले ने इससे पहले कभी हरुटो को इतने गुस्से में नहीं देखा था। इस सबसे फ्ले जैसी डीमन भी डर जाती है। हरुटो जाते जाते सभी की चोट जख्मों को अपने बैरियर मैजिक से हील करता हुआ जाता है। इस सबसे सभी खुश थे, पर हरुटो के डैड हैरान थे। और फिर आधी रात के समय हम फ्ले को हरुटो के रूम के बाहर देखते हैं। हरुटो की आंख खुलती है और वो बाहर आता है। वो कहता है तुम क्या इतनी देर से बाहर ही खड़ी हो। तभी हरुटो को ध्यान आता है कि उसी ने तो उसको चुप रहने के लिए कहा था। हरुटो को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वो फ्ले को बोलने के लिए कहता है। फ्ले कहती है कोई बात नहीं, शायद से मेरी वजह से ही कुछ गड़बड़ी हुई होगी। हरुटो सोचता है शायद से इसको अभी भी नहीं पता कि मुझे किस वजह से गुस्सा आया होगा। हरुटो अब फ्ले को छत पे लेकर जाता है। हरुटो फ्ले से कहता है अब हमें उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने मेरे डैड और उनके सोल्जर्स पे अटैक किया था। हरुटो सभी चोरों का ग्रुप ढूंढता है और आखिरकार उसको मिल भी जाता है, जहाँ पे सारे चोर एक साथ मिलके मौज कर रहे थे। और हरुटो को ये सब देखने में बिल्कुल सोल्जर्स की तरह लग रहे थे। हरुटो कहता है जरूर उनके पास कोई स्पाई होगा, तभी तो उनको जाने की इन्फॉर्मेशन मिली। हरुटो कहता है चलो अब इन चोरों को सबक सिखा के आते हैं। और ऐसा बोलने के बाद हरुटो और फ्ले दोनों अब बैरियर मैजिक की मदद से आसमान में उड़ जाते हैं। और इन दोनों को उड़ता देख इसकी छोटी बहन शार्लेट देख लेती है। और ये चोर यहाँ पे मजे से पार्टी कर रहे होते हैं, पर इन चोरों का सरदार कहता है कि पहले तो हमें हरुटो के डैड को खत्म करना होगा, तब हम तगड़ी वाली पार्टी करेंगे। और तभी ये लोग वहाँ पे हरुटो और फ्ले को देखते हैं। हरुटो ने सब सुन लिया था और वो कहता है कि अब समझ आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी हरुटो उन सबके ऊपर अब बैरियर मैजिक यूज करता है, जिसकी वजह से वो सब ना हिल पा रहे थे और ना कुछ हिला पा रहे थे। हरुटो कहता है मैंने बस तुम सबको अपने बैरियर मैजिक से फ्रीज कर दिया है। हरुटो एक चोर पे काफी जोरदार हमला करता है। वो दूर दीवार पे जाकर कहीं लड़ता है। हरुटो अब उन सबसे कहता है मैं तुमसे बस कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उन सबका गलत जवाब दिया तो बस मैं तुमको जान से मार दूंगा।
और उनसे सवाल जवाब करने के बाद हारुतो को ये बात समझ में आ जाती है कि ये सभी नोवेरेन एम्पायर से आए हैं कि चोरों का डिस्गाइज करते हैं। फ्ले पूछती है कि तुम सब यहाँ कैसे आए? किंगडम के बॉर्डर पे तो सोल्जर्स हैं। एक चोर बताता है कि इस किंगडम में आने के लिए हमारी मदद करी गई है। हारुतो सोचता है कि ये सब करने के लिए किसी भी आदमी की पावर उसके डैड से भी ज्यादा होनी चाहिए। इस किंगडम में ऐसा कौन हो सकता है जो कि उसके डैड को मारना चाहता है? अब उन चोरों को सरदार कहता है कि हमने तुमको सब कुछ बता दिया, अब तो तुम हमें छोड़ सकते हो ना? हारुतो कहता है हाँ, मैं तुम सबको छोड़ देता हूँ। फ्ले, इन सबको जलाकर राख कर दो। वो चोरों का सरदार कहता है कि हमें तो बस ऑर्डर दिया गया था और हमने तुम्हें सब कुछ सच भी बता दिया। हारुतो कहता है मुझे तुम्हारी इस स्टोरी से कुछ फर्क नहीं पड़ता और तुमने मेरे डैड के ऊपर हमला किया तो मैं तुमको ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। फ्ले अब उस जगह को आग लगा देती है। बाहर आके हारुतो कहता है कि मुझे इंपेरियल सोल्जर्स और नेसेस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन ये लड़ाई पहले उन लोगों ने शुरू करी है तो मैं उन पे कोई दया भी नहीं दिखाने वाला। और अभी के लिए मैं डैड के पास एक लेटर भेज देता हूँ ये समझाने के लिए कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। और अगले सीन में एक बंदा इसके डैड को बताता है कि हम लोगों ने कंफर्म किया है कि जो भी थीफ्स थे उनको हमने खत्म कर दिया है, ऐसा इस लेटर में लिखा है। पर ये थोड़ा अनक्लियर है कि वहाँ से कितने चोर भाग गए हैं। जैसे उनके हारुतो के डैड कहते हैं आखिरकार बॉर्डर के सोल्जर्स उन चोरों को अंदर कैसे आने दे सकते हैं। हारुतो के डैड कहते हैं कि हमको भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। वो बंदा भी इस बात से एग्री करता है और वहां से चला जाता है। हारुतो के डैड कहते हैं मैं जानता ही था वो चोर कोई आम चोर नहीं है, लेकिन इसमें तो एम्पायर भी इन्वॉल्व है। तभी शार्लेट पूछती है डैड उन लोगों पे हमला किसने किया और वो कौन हो सकता है? उस जगह पे आग भी लगी थी। मेरे हिसाब से तो ये सब फ्ले का काम है। फ्ले एक ऐसी डीमन है जो कि मुझसे भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शार्लेट अब ये बोल के वहाँ से जल्दी से भाग जाती है कि डैड मुझे कुछ काम याद आ गया। फ्ले बाहर आती है और उसी रात की बात को याद करती है जहाँ पे उसने फ्ले और हारुतो को उड़ते हुए देखा था। वो बात याद करके शार्लेट हारुतो के बारे में सोचती है आखिर तुम कौन हो। अगले सीन में शार्लेट फ्ले से बात करती है कि कहीं दो हारुतो तो नहीं। फ्ले कहती है क्या बकवास है, कहीं तुम्हारे सर पे चोट तो नहीं लगी, दिमाग तो नहीं फिर गया? शार्लेट बताती है कि मैंने कल तुम्हें और हारुतो को उड़ते हुए देखा, पर मुझे मालूम है कि हारुतो के पास इतना माना नहीं है कि वो उड़ सके, तो मैं उसके रूम को चेक करने गई तो वहाँ पे हारुतो लेटा हुआ था, लेकिन मैं उसके ऑरा को सेंस नहीं कर पाई। फ्ले शार्लेट को बताती है कि कल रात को तुमने जो सेंस किया वो लॉर्ड हारुतो का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना था। जन्म से ही उनके पास इतनी ज्यादा पावर है जो कि ह्यूमन लिमिट्स के पार है और यहाँ तक कि मुझ जैसी डीमन भी उसे सरपास नहीं कर सकती। ये सुन के शार्लेट कहती है तो क्या तुम्हें पता है हारुतो क्या चीज है? हाँ मुझे तो मालूम है पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अभी आपकी उम्र काफी छोटी है, अभी आपको इन मैटर्स में नहीं पड़ना, अभी आपको अच्छे से ग्रो करना है। और अगले सीन में शाम के ही वक्त फ्ले जाके हारुतो से सारी बातें बता देती है। हारुतो कहता है कि मतलब कल रात को उसने हमें देख भी लिया और अब तो उसको हमारे क्लोन के बारे में भी पता है। उसको मुझ पे शक हो चुका है तो मुझे अब उसके ऊपर सर्विलियंस बैरियर लगाना होगा और साथ ही एक अलार्म भी जिससे मुझे उसकी लोकेशन का पता चलता रहे। फ्ले पूछती है लेकिन दो हारुतो कैसे हो सकता है? हारुतो कहता है हाँ है, लेकिन इसकी चिंता तुम मत करो। फिर आधी रात को हारुतो बाथरूम के लिए उठता है। वो देखता है कि शार्लेट भी उसका पीछा कर रही है। वो सोचता है मुझे इससे पूछ ही लेना चाहिए कि ये मेरा पीछा क्यों कर रही है, और वो जैसे ही उससे बात करने के लिए पीछे मुड़ता है शार्लेट उससे डर के भाग जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शार्लेट अब काफी दिनों तक उसका पीछा करती है। तभी एक दिन खाना खाते वक्त हारुतो को पता चलता है कि उसकी मॉम और शार्लेट कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं। हारुतो की मॉम कहती है हाँ पर वो है कहाँ, मैंने उसको काफी दिनों से नहीं देखा। तभी अचानक से हारुतो को याद आता है कि फ्ले को तो उसने मॉन्स्टर्स को मारने को भेज रखा है ताकि मॉन्स्टर्स टाउन हॉल पे अटैक न कर पाए। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि हारुतो सो रहा होता है। तभी अचानक से वो अलार्म बजता है जो कि हारुतो ने शार्लेट के ऊपर लगाया था। हारुतो को पता लगता है कि शार्लेट और उसकी मॉम पे गुंडों ने हमला कर दिया है और वो गुंडे शार्लेट और उसकी मॉम के बॉडी गार्ड्स को भी मार देते हैं। मौका पाते ही हारुतो की मॉम अपनी बेटी शार्लेट को लेके वहां से निकलती हैं। इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंपेरियल सोल्जर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वो सोल्जर्स अचानक से अपने मैजिक से हमला करते हैं। नतालिया जो कि हारुतो की मॉम है वो भी बचाव के लिए अपना मैजिक यूज करती हैं, पर एक मैजिक जाके उनके पैरों पे लग जाता है। तभी शार्लेट के कान में से एक बैरियर निकलता है और वो उन्हें एक यूनिक डायरेक्शन बताता है और वो डायरेक्शन शार्लेट अपनी मॉम को बताती है। उसकी मॉम कंफ्यूज होती है कि आखिरकार ऐसा कौन है जो कि उन्हें डायरेक्शन बता रहा है, और शार्लेट के कहने पे उसकी मॉम शार्लेट को लेके खाई पर से कूद जाती है
और चोट ना लगे इसीलिए वो मैजिक का यूज करती हैं। इस समय इनका काफी ज्यादा मैना खत्म हो चुका था। भाई उसकी मॉम तो अब हार मानने वाली थी, पर शार्लेट कहती है नहीं मॉम, अभी बस थोड़ा सा दूर और हम बस पहुंचने वाले ही हैं। शार्लेट डायरेक्शन बताती है और वो सभी अब एक केव के अंदर आ जाते हैं। नतालिया शार्लेट से कहती है मैं अब उस आदमी को ढूंढने जा रही हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर रहा था, वो पक्का आसपास ही होगा। वो हीरो ऑफ जस्टिस है। हीरो ऑफ जस्टिस ऐसा पर्सन होता है जो कि बुरे लोगों को पनिशमेंट देता है। मैं उसको लेकर आती हूँ। नतालिया अब वहाँ से बाहर आती है तो उसे पता लगता है कि ये तो एक इल्यूजनरी मैजिक है और तभी वहाँ पे वो सारे नाइट्स आ जाते हैं। नतालिया कहती है मैं अपने आप को कैप्चर नहीं होने दूंगी और वो एक चाकू निकालती है और अपने गले पे रखती है। पर तभी अचानक से वो चाकू ना जाने कैसे ब्रेक हो जाता है और उसे एक करंट सा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। हारुतो तभी आके अपनी मॉम को संभालता है। वो कहता है कि मैंने देरी कर दी। हारुतो कहता है तुम सबने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब हारुतो सब पे अटैक करता है और वो सभी दूर जाके कहीं पेड़ से टकराते हैं। गुफा के बाहर से ही हारुतो आवाज देकर शार्लेट तुम्हारी मॉम बेहोश हो चुकी हैं ऐसा बोल के जाने लगता है। शार्लेट को पता लग जाता है कि ये वही है। वो उसका नाम लेती है हारुतो। हारुतो भी पीछे मुड़ता है। शार्लेट कहती है क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो? ये सुन के हारुतो को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है चलो इसकी बात मान ही लेते हैं। शार्लेट कहती है हाँ, मॉम ने मुझे हीरो ऑफ जस्टिस के बारे में बताया था। उसके पास काफी अमेजिंग पावर्स होती हैं और ये बुरे लोगों को पनिश करते हैं। मैं कितनी बुरी हूँ, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई हारुतो। हारुतो कहता है क्या तुम इन सभी बातों को सीक्रेट रख सकती हो ताकि मेरी आइडेंटिटी किसी तक रिवील ना हो? शार्लेट भी मान जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा हारुतो के डैड के पास एक मैसेज लेकर पहुंचता है और पढ़ता है कि नतालिया और शार्लेट दोनों सेफ हैं और फ्ले भी उनके साथ गई है और जिन्होंने भी उन पर हमला किया उन्हें जेल भी पहुंचाया है। हारुतो के डैड कहते हैं कि जिस किसी ने भी उनकी मदद की है मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पर शायद से वो सामने नहीं आना चाहता। उसके डैड अब हारुतो से पूछते हैं कि तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है, जिसपे हारुतो कहता है अगर हम कुछ बिहेव करेंगे तो वो पक्का हमारी साइड ही लेगा। उसके डैड कहते हैं ओह ऐसी बात है क्या, और शार्लेट उसे हीरो ऑफ जस्टिस बुला रही थी। हारुतो कहता है शायद थोड़े और इंपेरियल सोल्जर्स आके अगर वहाँ पे हमला करने लगे तो हीरो ऑफ जस्टिस उन्हें खत्म कर देगा। हारुतो के डैड कहते हैं तुम्हें कैसे मालूम कि वो सभी इंपीरियल सोल्जर्स थे? अब हारुतो ढेर सारे बहाने मारने लगता है कि उसने तो बस ऐसे ही गैस किया। उसके डैड कहते हैं तुम अपनी उम्र से काफी ज्यादा जीनियस लगते हो, लगता ही नहीं कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 9 साल है। हारुतो भी सोचता है माफ करना डैड, अंदर से तो मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। तभी हम देखते हैं नतालिया और शार्लेट घर पहुँच जाते हैं। उसके डैड काफी ज्यादा खुशी थे, वो दोनों को गले लगा लेते हैं और शार्लेट हारुतो को गले लगा लेती है। ये देख के उनके पेरेंट्स शॉक रहते हैं कि ये दोनों इतने फ्रेंडली कब से हो गए। पर इस सबसे फ्ले को जलन होने लगती है। वो शार्लेट को हारुतो से दूर रहने को ही कहती है। अब हारुतो और शार्लेट के बीच सब कुछ अच्छा हो ही गया था तो एक दिन शार्लेट हारुतो के पास आती है और कहती है चलो हम खेलते हैं। हारुतो कहता है मैं कुछ जरूरी काम कर रहा था, तुम क्या नॉक करके अंदर नहीं आ सकती? जिसपे शार्लेट उसको गले लगाती है और कहती है कि मैं आइंदा से नॉक करके आऊंगी। पर उसका रोज का ऐसा ही हो गया था। और फिर एक दिन शार्लेट हारुतो से पूछती है ये क्या चीज है? हारुतो बताता है ये एक सर्विलियंस मैजिक है और वो देखकर कहती है ये तो एक एंशिएंट मैजिक है, आप तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। हारुतो बताता है इसको सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये एक लॉस्ट मैजिक है। शार्लेट बताती है नहीं ये लॉस्ट मैजिक नहीं है, एक लाइब्रेरी में एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड काफी ज्यादा बुक है, मैं आपको अभी वहां पर लेकर चलती हूँ। और अब शार्लेट हारुतो को लाइब्रेरी लेकर आती है। लाइफ में पहली बार हमारा मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी में आया था और वो भी इतनी बड़ी लाइब्रेरी। शार्लेट ढेर सारी बुक्स अपने भाई हारुतो के लिए ले आती है। हारुतो उसका थैंक्स करता है। हारुतो बुक में पढ़ता है कि एंशिएंट मैजिक एक नॉन एलिमेंटल मैजिक होता है। अब ये सोचता है कि कहीं मेरा बैरियर मैजिक भी तो एंशिएंट मैजिक नहीं। और वहीं शार्लेट बुक में हारुतो को एक जगह पे पैराग्राफ में दिखाती है कि एंशिएंट मैजिक से जुड़ी तो बहुत सारी थ्योरीज है पर जो सबसे पॉपुलर है वो यही है। ये देख के हारुतो हैरान होता है कि उसकी छोटी सी बहन इतने भारी भरकम वर्ड्स वाली बुक को पढ़ चुकी है। शार्लेट बताती है कि उसने इस किताब को पढ़ने के लिए मॉम और फ्ले की मदद ली और वो चाहती है कि वो भी इस किताब को पढ़े। और अब शार्लेट के लिए हारुतो भी वो किताब पढ़ ही लेता है। और ये सारी किताबें पढ़ने के बाद सुनो हमारा मेन कैरेक्टर क्या कहता है। ये कहता है ये सारी चीजें तो मैंने एनिमे में देखी हैं, पर एनिमे को देखे हुए काफी समय हो चुका है। लास्ट टाइम ना जाने मैंने कब देखा था। वैसे आपका फेवरेट एनिमे क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। शार्लेट हारुतो से पूछती है कि उसमें किस तरह की स्टोरीज होती है।
हरुटो कहता है कि अब तुमको एनिमे के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है, पर तुम्हें समझाता हूँ। एनिमे में सारी कलर्ड फोटोग्राफ्स होती है और इसमें जितनी भी पिक्चर्स होती हैं वो सारी मूव करती हैं। और ये बात हरुटो काफी तेज से बोलता है, जिस वजह से शार्लेट थोड़ा शॉक रह जाती है और हरुटो को ऐसा लगता है कि कहीं उसने कुछ गलत शब्द तो नहीं बोल दिया। और शार्लेट एनिमे देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब 2 हफ्ते में शार्लेट को एनिमे दिखाने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ सेटअप तो कर ही लिया था। उसने किसी तरह जापानीज इंटरनेट कनेक्शन पा लिया था और अब हरुटो शार्लेट के लिए एक चाइल्ड अकाउंट बनाने लगता है जिसमें वो एनिमे देख पाए। शार्लेट देखती है कि स्क्रीन पे काफी सारे एनिमे हैं। वो उसमें से एक गर्ल को सेलेक्ट करती है। शार्लेट अब यहाँ पे एक एनिमेशन देखती है और ये सब देखकर शार्लेट को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। दोस्तों, आप में से किसी ने ध्यान दिया होगा तो फिर इस समय हमारा मेन कैरेक्टर किसी दूसरी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ है और इसी वजह से वहाँ पे एनिमे जैसी चीज के बारे में कोई नहीं जानता। शार्लेट कहती है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, पर ये लड़की क्या बोल रही है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। हरुटो कहता है वो इसलिए क्योंकि ये जापानीज लैंग्वेज का यूज कर रही है। और 2 घंटे में ही शार्लेट हीरागाना और काताकाना मास्टर कर लेती है और साथ ही उसने अर्ली ग्रेड कांजी भी सीख ली है। और फिर हम देखते हैं कि 2 हफ्ते में ही शार्लेट एनिमे देखते देखते ही जापानीज सीख लेती है। और अब हरुटो और शार्लेट डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ पे उनके डैड कहते हैं कि आजकल तुम कहाँ बिजी रहते हो, तो शार्लेट बताती है कि हम इस समय पे एंशिएंट मैजिक सीख रहे हैं। फिर अब काफी रात हो चुकी थी। हम देखते हैं कि हरुटो के पीछे शार्लेट उसका पीछा करती है। हरुटो कहता है मैं तुम्हें एनिमे नहीं देखने दूंगा, अब तुम यहाँ से चली जाओ। इस बात से शार्लेट काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और फिर अगले सीन में हम दोनों को नहाता हुआ देखते हैं। शार्लेट हरुटो को घूरती है। हरुटो कहता है क्या हुआ? शार्लेट कहती है ये तुम्हारे छाती पे क्या है? इसको मैंने पहले भी देखा है, ये इंसिग्निया है ना, हीरो ऑफ जस्टिस का निशान। हरुटो कहता है हाँ ऐसा ही है, ये हीरो ऑफ जस्टिस का निशान है, पर इस बात को तुम सीक्रेट रखना, ये बात किसी और तक रिवील नहीं होनी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर इसकी सारी बात मान लेता है, जो भी ये बोलती है, बिल्कुल चिल मूड में रहता है। फिर शार्लेट उसको गुड नाइट करके चली जाती है और हरुटो भी जाके अपने बेड पे सो जाता है। और वो थोड़ी देर बाद देखता है जब उसकी आंख खुलती है कि शार्लेट भी उसके पास लेटी हुई है। और फिर अगले दिन अब हरुटो के डैड चोरों को पकड़ने जा रहे थे और इस वजह से शार्लेट काफी ज्यादा उदास होती है। हरुटो कहता है तुम उदास मत हो, वो सारे चोर पहले कॉमनर्स हुआ करते थे, डैड उनको वैसे भी काफी आसानी से पकड़ने वाले हैं। शार्लेट कहती है क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हर कोई खुश रह पाए? हरुटो कहता है हर कोई यही चाहता है, पर ऐसा करना काफी मुश्किल है। अब शार्लेट हरुटो से काफी प्यार से बोलने लगती है कि आपके पास काफी ज्यादा पावर्स है, आप भी जाओ फाइट को ज्वाइन करो और ये सब आपके लिए काफी आसान होगा और इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा। अब हरुटो बिल्कुल किसी एनिमे कैरेक्टर की तरह अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है और उसके ड्रेस पे देखकर शार्लेट कहती है ये काफी कूल लग रही है, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? हरुटो कहता है नहीं, मैं तुमको नहीं ले जा सकता, तुम यहीं पर रहकर सर्विलियंस मैजिक से देखते रहना। अब बाहर आकर हरुटो सबसे पहले तो उन चोरों को ढूंढता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है और अब वो उनके रूट को भी ब्लॉक कर देता है। हरुटो कहता है वैसे तो मैं इन सबको चाहूँ तो यहीं पे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी बहन मुझको एक्शन मोड में देखना चाहती है। ये गुंडे कहते हैं कि तुम कौन हो? हरुटो कहता है मैं हूँ हीरो ऑफ जस्टिस और मैं अब आ चुका हूँ। अब उन चोरों में और हरुटो में फाइट होती है। हरुटो रियलाइज करता है उसने तो एक ही बार में सब चोरों को मार दिया। तभी हम देखते हैं कि हरुटो के डैड सैनिकों के साथ आते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को पहचान नहीं पाते। हरुटो के डैड पूछते हैं क्या तुम ही हो वो जिसने इन सबका ये हाल किया है? और हरुटो इस सोच में पड़ जाता है कि वो अपना क्या नाम बताए। तो कहता है मेरा नाम तो अभी पेंडिंग में ही है। मार्ग्रेव गोल्ड कहता है ये कैसा नाम है, कहीं तुम वही तो नहीं जिसने मेरी वाइफ और डॉटर को बचाया था? हरुटो कहता है मुझे ऐसा कुछ नहीं याद कि मैंने ऐसा कब किया था। हरुटो के डैड उससे उसका मकसद पूछते हैं। इसके जवाब में हरुटो अपने आप को हीरो ऑफ जस्टिस बताता है, जो कि इस दुनिया में जस्टिस लाना चाहता है। वो न्याय का पुजारी है और इन सभी बातों से हरुटो अपनी ही बातों से शर्मा जाता है। तो फिर हरुटो उड़ता हुआ वहां से चला जाता है, लेकिन मार्ग्रेव गोल्ड अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर ये कौन है। हरुटो अपने रूम में आता है। शार्लेट कहती है ये तो काफी ज्यादा कूल था, अब आप दोबारा बाहर कब जाओगे? और फिर हरुटो ऐसे ही बाहर फाइट्स के लिए जाता रहता है और उसको एक नया नाम मिलता है, द ब्लैक नाइट। और इतने दिन तक हरुटो सिर्फ यही काम नहीं कर रहा था, वो अपने क्लोन पे भी काम कर रहा था और उसका क्लोन अब पूरी तरह से रेडी हो चुका है और इसके लिए उसने काफी ज्यादा बुक भी पढ़ी है और मेहनत भी की है। हरुटो नोटिस करता है कि उसका क्लोन काफी ज्यादा मौज में बेड पे लेटा हुआ है। तभी शार्लेट सो के उठती है। शार्लेट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है दो हरुटो को देख के, कहती है ये क्या?
इसमें से असली हरुटो कौन सा है। तभी हरुटो को एक बुलावा आता है। हरुटो कहता है क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो। उसका क्लोन कहता है बिल्कुल नहीं। हरुटो के होश उड़ जाते हैं, मेरा क्लोन कितना ज्यादा यूजलेस निकला। और उनसे मिलने के लिए प्रिंसेस मारियाना और प्रिंस लायोस आए हैं। और लायोस तो काफी ज्यादा रूड घमंडी है। वो कहता है तुम ही हो ना इस थ्रोन के उत्तराधिकारी। वो स्कारलेट और हरुटो दोनों को देख के कहता है तुमसे मेरा ब्लड का रिलेशन है, पर ये मत भूलना कि मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। अभी तो मैं प्रिंस हूँ और फ्यूचर में किंग बनूंगा। मारियाना लाओस को समझाती है कि तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। ये कहता है क्या तुम यहाँ पे भी मेरी बड़ी बहन बनने का नाटक करने वाली हो। और हरुटो लाओस को देखकर सोच रहा होता है ये कैसा बेवकूफ प्रिंस है। और लायोस भी अब हरुटो को देख लेता है। लाओस कहता है तुम मुझे टकाटक घूर कैसे रहे हो, क्या तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है। और तुम वही हो ना जिसे अनाथालय से उठाया गया था, और वही जिसका लेवल सिर्फ 2 निकला। चलो मैं तुम्हें मैनर्स सिखाता हूँ।